हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए, अब ना हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख ले जो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, जिससे कि आपको एक पैटर्न का भी पता चलेगा और साथ ही साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी देख ले। तो मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, थियोरेटिकल है लेकिन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन भाई? तो कैन यू स्टोर व्हाट? तो कॉपर कॉपर इन जिंक पॉट। जिंक पॉट बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताएं कि क्या हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आपको पता है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में वैल्यू क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वी नो। क्या जानते हैं भाई हम लोग? द एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक पॉजिटिव 2/Zn कितना होता है? तो नेगेटिव 0.76 वोल्ट इतना होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। एंड एस आर पी वैल्यू, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। एस आर पी वैल्यू ऑफ सी यू पॉजिटिव 2/Cu इक्वस टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को पता चल गई हैं। अब क्या होता है जब हम लोग इसको स्टोर करते हैं, अगर जिंक पॉट में हम लोग स्टोर करने की कोशिश करें कॉपर को, तो उस कंडीशन में क्या है, इसका नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है ना। मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और इसका क्या है भाई? तो मोर रिडक्शन पोटेंशियल है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेल के जैसा काम करना चालू कर देगा, है ना। क्योंकि हम लोग सेल में पढ़े भी थे कि दोनों को जब हम लोग जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते थे तो 1.10 वोल्ट का सेल बनता था हम लोगों का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू दिस redox reaction will takes place। अब ऐसे स्थिति में रेडॉक्स रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो Zn होगा और Cu पॉजिटिव 2 होगा। Zn का ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा और कॉपर का रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। और इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? एंड दैट्स वाई we cannot store what? Copper in zinc container। तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं। हम लोगों के पास है क्वेश्चन कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है भाई? तो द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, SHE की बात कर रहा है, इन कांटेक्ट विथ अ सॉल्यूशन, इन कांटेक्ट विथ अ सॉल्यूशन whose pH is 10, whose pH is 10, ठीक है। SHE अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो आप वीडियो जाके देखिए, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हम लोग क्या करते थे ना, एक कंटेनर लेते थे और एक कंटेनर में एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लास का ट्यूब हम लोग लगाते थे, कुछ ऐसा होता था। और इसका अंदर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखता था। इसमें हम लोग प्लैटिनम का वायर लगाते थे और प्लैटिनम का ही प्लेट लगाते थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराते थे और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता था, तो हम लोगों का 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होता था। अभी ये क्या कह रहा है कि आप 1 मोलर सॉल्यूशन मत लीजिए, इसके जगह पे क्या लीजिए,
एक ऐसा सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन जिसका पीएच कितना हो, पीएच हो 10 हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन के बारे में यहीं पे बात कर लें। जो सॉल्यूशन वाला था ना, वो क्या होता था, रिड्यूस होता था। सॉल्यूशन का हम लोगों का 2H पॉजिटिव हम लोग लेते थे और वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता था 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। यहाँ पर सॉल्यूशन का जो भी हम लोग H पॉजिटिव लेते थे उसका रिडक्शन होता था, और जो ये हाइड्रोजन गैस लेते थे उसका ऑक्सीडेशन होता था। ये मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बोला हूँ। अभी हमारे पास पीएच दे रखा है, तो हम लोगों को सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल लेना चाहिए। मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ, मैं लिखूंगा एज वी नो। सॉल्यूशन कैसे लिखना है, एज वी नो क्या होता है भाई, पीएच का फॉर्मूला, पीएच इक्वल्स टू मैं लिखूंगा नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े भी हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, 10 टू पावर माइनस पीएच, जितना भी हमारे पास पीएच दिया होगा, तो ये भी हम लोगों के पास फॉर्मूला है ही है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, जिसका पीएच 10 हो, यानी कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हम लोगों को मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट मीन्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 10 मोलर, ठीक है। तो ये हम लोगों की HCl सॉल्यूशन का या जो भी सॉल्यूशन हो उसका कंसंट्रेशन मिल गया। अब बात करते हैं रिएक्शन का। तो अगर मैं 1 मोल लेकर चलता हूं तो H पॉजिटिव तो एक ही इलेक्ट्रॉन का अपटेक करेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं बताया हूं कि रिडक्शन रिएक्शन होता था सॉल्यूशन में जो था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अगर लेकर चले तो एक इलेक्ट्रॉन का अपटेक करेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दे। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन आइडियल नहीं है। क्या होता था भाई नर्स्ट इक्वेशन, तो मैं अगेन लिखूंगा फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, और क्या लिखूंगा मैं, तो ई सेल, बहुत इंपॉर्टेंट था, नर्स्ट इक्वेशन जब पढ़ाया था तभी बताया था, इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन, और लॉग हम लोग क्या लेते थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। चलिए, ये मैं क्यों लिखा हूं, ताकि हम लोगों को चीजें समझ में आए। आप लिखेंगे तो आपका मार्क्स तो एटलीस्ट डिडक्ट नहीं होगा। जितने फॉर्मूले रहते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड सब पे हाफ मार्क्स रहता है बोर्ड में, है ना, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। चलिए, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों का ये तो रहा प्रोडक्ट और ये रहा रिएक्टेंट। H पॉजिटिव तो एक्वस मीडियम में होगा, लेकिन ये तो हम लोगों का गैसियस स्टेट होगा, है ना। तो जब हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम लोग लिक्विड मीडियम कर लेंगे, है ना। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट तो कुछ नहीं रहेगा, रिएक्टेंट में हम लोग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन फिल करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज N की वैल्यू कितनी होगी, तो यही रिएक्शन में दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1। और E नॉट सेल, तो SHE के लिए E नॉट सेल या E सेल की वैल्यू कितनी होती थी, तो मैं यहां पे अगेन लिख देता हूं, एज वी नो द वैल्यू ऑफ E सेल, E नॉट सेल फॉर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना लेते थे हम लोग, 0.00 वोल्ट लेते थे, ठीक है। तो ये चीज, अब चलिए हम लोग इसको पुट करें, तो मैं यहां पे लिखूंगा E सेल इक्वल्स टू 0 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान 1, और लॉग हो जाएगा, और प्रोडक्ट में हम लोगों को कुछ लेना नहीं है 1, और यहाँ से हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 मोलर। ये जो कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से तो कोई मतलब है नहीं, तो माइनस 0.0591 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऊपर आएगा पॉजिटिव में और फिर लॉग में है तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारा सीधे सीधे कितना आ गया, तो माइनस 0.591 वोल्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड का बहुत फेवरेट है, इस पे भी खूब क्वेश्चन बना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका भी आप जान गए। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3।
कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, मैं लिखता हूं कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब रिएक्शन हम लोगों के पास गिवन है, क्या रिएक्शन गिवन है भाई, तो हम लोगों के पास दे रहा है रिएक्शन में निकल है सॉलिड में, पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये, निकल सॉलिड स्टेट प्लस 2Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर Ag का कंसंट्रेशन हम लोगों को मेंशन है 0.002 मोलर, ठीक है। और फिर रिएक्शन के बाद दे रहा है हम लोगों के पास निकल पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया, और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.160 मोलर प्लस 2Ag। फिर आगे कह रहा है गिवन दैट क्या गिवन है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है 1.05 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ईएमएफ अगर निकालना है तो ईएमएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो अगेन नर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करना है, बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन we can calculate क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल। अब अगेन मैं क्या करूंगा, यहां पर नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n, और फिर लॉग, और क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। चलिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या है हम लोगों को, तो देखिए यहां पर ना हम लोगों के पास क्या दे दिया, ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, यहां पर देखिए 1.05 वोल्ट, तो ये चीज हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। एन की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए जरा निकल 0 ऑक्सीडेशन नंबर से कितने में चेंज हो गया है, तो पॉजिटिव 2 में, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। अच्छा अब अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये तो हम लोगों का सॉलिड होगा, इसको लेना नहीं है, ये निकल का कंसंट्रेशन ही केवल प्रोडक्ट में आएगा, और इधर अगेन निकल सॉलिड में है तो Ag का कंसंट्रेशन केवल रिएक्टेंट में आएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग पुट कर दें इसको, हम लोगों को आसानी से डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान एन की वैल्यू हम लोग 2 ले रहे थे, और लॉग, और प्रोडक्ट में हम लोगों के पास क्या है, तो प्रोडक्ट में हम लोगों के पास कंसंट्रेशन 0.160 मोलर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.160, और ये हो गया अपान रिएक्टेंट में हम लोगों के पास जो भी कंसंट्रेशन दिया है, देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 2 है, तो पावर हम लोगों को 2 भी देना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.002 और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों के पास कितना आ जाता है, 0.91 वोल्ट, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। जब भी ईएमएफ या ई सेल की वैल्यू दी जाए और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, तो एटलीस्ट बच्चे सबसे पहले क्या कोशिश करना है कि नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, और नर्स्ट इक्वेशन लिखने के बाद आप अगर पुट कर देते हैं तो उसके बाद उस पर मार्क्स रहता है, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, द फॉलोइंग रिएक्शन विल ऑकर्स, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों से बोल रहा है,
चलिए अब रिएक्शन क्या दिया है हम लोगों के पास, तो 2Fe पॉजिटिव 3 और यहाँ पर एक्वस मेंशन किया हुआ है प्लस 2I नेगेटिव और ये भी एक्वस मेंशन किया हुआ है गिव्स 2Fe पॉजिटिव 2, ये भी एक्वस मेंशन किया हुआ है प्लस I2 और यहाँ पर सॉलिड मेंशन किया हुआ है। फिर कह रहा है हैज़ ई नॉट सेल, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू हम लोगों के पास दे रखा है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। फिर कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, कैलकुलेट, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ओके and equilibrium constant for the cell, ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास सेल का रिएक्शन दे दिया और ये दे दिया। क्या आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो कैसे ये फॉर्मूला आता था, हम लोग कैलकुलेट किए थे, हम लोग डिराइव किए थे बाकायदा जब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़े थे। ठीक है, मैं वहाँ पे बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो क्या होता था, मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा एज वी नो, क्या जानते हो भाई तुम? तो हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वस टू क्या होता है -NFE। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट अगर हम लोगों को निकालना होगा तो ई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बोल दिया मतलब नॉट निकालना है तो ये भी नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले तो n चाहिए, मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। n की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 है और यहाँ पर पॉजिटिव 2 हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर 1, लेकिन ये 2 मोल है और यहाँ पर भी 2 मोल है। अगर 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 2 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप आयोडीन से देखिए, I यहाँ पर नेगेटिव था, है ना, और नेगेटिव से ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब 2I नेगेटिव से 2 0 हुआ, यानी कि n की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा हम लोगों के पास 2 और F की वैल्यू, फैराडे की वैल्यू कितने कूलम में आती है? तो 96500 कूलम हो गया। और यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था 0.236 वोल्ट, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.236 और जूल लिख दूंगा, है ना। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो माइनस में तो आना ही है, तो ये 45.55 किलो जूल पर मोल आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना। तो अगर आपको याद हो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता था, फॉर्मूला अगेन मैं लिखूंगा एज वी नो, क्या जानते हैं भाई हम लोग? तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता था? तो -2.303 RT लॉग KC हम लोग लिखते थे। ठीक है, अब यही हम लोगों को KC निकालना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ log KC इक्वस टू, तो ये चीज़ बस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा जी नॉट अपान 2.303 और क्या हो जाएगा RT हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें, log KC की वैल्यू पहले निकालें फिर एंटी लॉग ले लेंगे, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। डेल्टा जी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया -45.55, तो मैं इसको रख दूंगा -45.55 आ गया हम लोगों के पास। यूनिट लिखिए जरूर, किलो जूल और पर मोल। चलिए अपान क्या हो जाएगा? तो 2.303 से कोई दिक्कत है नहीं, वो तो बस लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखे थे, इनटू आर की वैल्यू हम लोगों को रखना है, तो ये हम लोग रखेंगे किलो जूल पर केल्विन में।
तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर ऑलरेडी दे रखा था 298 केल्विन, तो टी रख देंगे हम लोग 298 केल्विन, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है हम लोगों के पास 7.983, ये किसकी वैल्यू आया है, तो लॉग केसी का वैल्यू आया है। अब अगर हम लोगों को केसी निकालना है तो केसी निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ व्हाट, तो 7.983, और एंटी लॉग में ये क्या हो जाएगा, तो 9.83 लिख देंगे हम लोग और इंटू 10⁻7 लिख देंगे। तो ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसको ऐसे करेंगे आप। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कोलरॉस लॉ पे, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, सजेस्ट अ वे टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of water, ठीक है। तो ये कोलरॉस लॉ के बेसिस पे है, क्योंकि हम लोगों को कैसे पता चला, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मेंशन कर दिया। अब आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एज वी नो क्या जानते हैं भाई, तो फ्रॉम कोलरॉस लॉ क्या होता था, तो लैम्डा m नॉट ऑफ H2O, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगा, तो लैम्डा m नॉट ऑफ H पॉजिटिव और प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ OH नेगेटिव, इंडिविजुअल आयन के मोलर कंडक्टिविटी के बराबर था, है ना। तो हमको क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक तो H पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी चाहिए और दूसरा OH नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी चाहिए। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ वी कैन कंसीडर, क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो लैम्डा m नॉट ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ही हेल्प से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करते थे, है ना। और OH नेगेटिव का लेना है, तो लैम्डा m नॉट ऑफ OH नेगेटिव, ये हम लोग कहाँ से ले लें भाई, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में OH नेगेटिव मैं यहाँ पे ले लूँगा किससे, तो NaOH ले लेता हूँ, ठीक है, NaOH से मिल जाएगा। अब इसमें से कॉमन आयन जो है ना, जो यूजलेस हैं, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो Cl एक सेपरेट करना पड़ेगा और एक Na सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा लैम्डा m नॉट ऑफ क्या, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaCl। तो ये हम लोगों का फ्रॉम NaCl ही लिखना था। अब मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों को ऐड करूँ, फर्स्ट सेकेंड, और इसमें से तीसरे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, H2O का मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा लैम्डा m ऑफ HCl प्लस लैम्डा m ऑफ NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखने की जरूरत है नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेना होता है ना। और माइनस में कर दूंगा लैम्डा m ऑफ NaCl, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, हम लोगों को मिल जाएगा लैम्डा m नॉट ऑफ H2O, और यही हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो मैं इसको ऐसे क्या करूंगा, बॉक्स में रख के मैं इसको आंसर लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास
डेटा तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, है ना, बस सजेस्ट करना है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। अब एक और क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड, द मोलर कंडक्टिविटी of 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज, मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों के पास दे रखा है कितना, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको अगर याद हो जब मैं कोलरॉस लॉ पढ़ाया था तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये दिया है। फिर कह रहा है हम लोगों के पास गिवन क्या है भाई, तो लैम्डा m ऑफ H पॉजिटिव आयन नॉट पे दे रखा है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दूसरा हम लोगों के पास दे रखा है लैम्डा m नॉट ऑफ HCOO नेगेटिव मेथेनोइक एसिड के लिए, तो इसका हम लोगों के पास दे रखा है 54.6 और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए। तो अगेन हम लोग जानते हैं कोलरॉस लॉ के साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था, अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, तो लैम्डा m किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे अपान लैम्डा m नॉट, ये करते थे हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों के पास क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड इज दिस 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये कौन सा दे रखा, किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे, यानी कि ये वाली वैल्यू हम लोगों के पास दे रखा है। और लैम्डा m नॉट हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो सिंपली हम लोगों को HCOOH मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, और H का अलग दे रखा है, HCOOH नेगेटिव का अलग दे रखा है, बस दोनों को ऐड कर देना है हम लोगों को। तो ये मैं ऐड कर दूंगा, लैम्डा m नॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और सिंपली मैं क्या कर दूंगा 349.6 प्लस 54.6 कर दूंगा, तो ये हम लोगों के पास कितना आ जाता है 404.2 आ जाता है ना। तो यूनिट वही रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम लोगों के पास दोनों डेटा मिल गया, हम आसानी से अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, अपान में क्या कर दूंगा, तो 404.2 और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास कितना आ जाता है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.114 आ गया। अब अल्फा का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। चूंकि ये एक वीक एसिड होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोगों को निकालने के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अप्लाइंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो क्लास 11th में आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, वी कैन कैलकुलेट द Kc। कैसे निकालते थे भाई, तो देखिए ध्यान से, अगर नहीं भी पता है तो भी आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। वीक एसिड है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, HCOO नेगेटिव
प्लस में क्या हो जाएगा भाई, तो H पॉजिटिव। अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो ये क्या होगा 0 0, क्योंकि बिफोर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, है ना। एट इक्विलिब्रियम अगर मैं कहूँ क्या हो गया है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा C माइनस सी अल्फा, इसमें से अगर C अल्फा ब्रेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा, ठीक है। अब Kc कैसे निकालते थे हम लोग, तो Kc निकालते थे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में हम लोगों के पास क्या है, तो C अल्फा है और C अल्फा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा लिख देंगे। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C को कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा कर लेंगे, है ना। इस स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे C को, क्या मिल जाएगा भाई, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ से Kc के लिए क्या लिखूंगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब C क्या था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन था। इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था 0.025 मोल पर लीटर, तो उसी को रख देंगे हम लोग, है ना। तो मैं यहाँ पे रखूंगा C के जगह पे 0.025 मोल पर लीटर, यानी कि सीधे सीधे मैं M लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अभी हम लोग क्वेश्चन में कैलकुलेट किए हैं, 0.114 आया था, तो इसको भी हम लोग रख दें यहाँ पर, तो इनटू में कर दूंगा 0.114 और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, अपान क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.114, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाता है 3.67 इंटू 10 टू पावर -4, तो ये हम लोगों का Kc का वैल्यू हो जाएगा। Kc का कोई यूनिट होता नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या है भाई क्वेश्चन हम लोगों के पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu पॉजिटिव ऑब्लिक Cu हाफ सेल। इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। और यहाँ पर डेटा दे रखा है हम लोगों के पास, गिवन दैट, क्या गिवन है, तो Cu पॉजिटिव 2 ऑब्लिक Cu इक्वल्स टू 0.337 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा हम लोगों के पास दे रखा है Cu पॉजिटिव 2 ऑब्लिक Cu पॉजिटिव इक्वल्स टू 0.153 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना हम लोगों के पास ये दो इंफॉर्मेशन दे रखा है और तीसरा इंफॉर्मेशन हम लोगों से पूछ रहा है। जरा तीनों ही हाफ रिएक्शन हम लोग लिखें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम गिवन डेटा हम लोग जरा रिएक्शन को लिखें। तो पहले वाले से मैं लिख रहा हूँ Cu पॉजिटिव 2 से अगर Cu में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी तो Cu में कन्वर्ट हुआ है। और इस टाइम पे इसका E नॉट सेल का जो वैल्यू है, या E सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, E नॉट की जो वैल्यू है वो 0.337 वोल्ट है कि नहीं। मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। इक्वेशन 2 जो है हम लोगों का क्या दे रखा है, तो Cu पॉजिटिव 2 से Cu में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, है ना। तो यहाँ पर Cu पॉजिटिव और यहाँ पर E नॉट की जो वैल्यू है वो 0.153 है। फिर हम लोगों को कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला, तीसरा, तो Cu पॉजिटिव से अगर Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। अब इसका E नॉट का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है कि बता दीजिए क्या है। तो इन्हीं दोनों डेटा से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा दे रखा है, हम एनर्जेटिक रिएक्शंस को, मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को उल्टा सीधा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को नहीं। तो पहले ना हमको इसको क्या करना पड़ेगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा G1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, -NFE, और यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे -NFE, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अपटेक किया था ये, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 इंटू
एफ को एफ ही रहने दीजिए और ई की वैल्यू 0 पॉइंट कितना था 337 वोल्ट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ऐसे ही दूसरे रिएक्शन के लिए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू एफ, ऐसे ही रहने दीजिए और इंटू क्या हो जाएगा, तो माइनस तो है ना, ये क्या हो जाएगा 0.153 वोल्ट। ठीक है, अब ये तीसरा निकालना है। तो अगर हम तीसरा निकालने के लिए आप सोचिए क्या करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड को माइनस कर दूं तो हमको थर्ड वाला मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट क्या इक्वेशन थर्ड। तो उसी लिए थर्ड की जी की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट वाले जी में से सेकंड वाले जी को माइनस कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा G3 इक्वस टू डेल्टा G2 डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 कर देंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस है ये ऑलरेडी -2 इंटू 0.337 इंटू एफ, है ना। और इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं किसको, तो सेकेंड वाले इक्वेशन को। तो अगेन ये माइनस के बाद माइनस आ जाएगा और 1 इंटू 0.153 इंटू एफ कर देता हूं मैं, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाता है ये आ जाता है -0.521 और ये एफ आ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा G3 की वैल्यू आ गई है, लेकिन हम लोगों को तो E0 कैलकुलेट करना था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा G0 इक्वस टू -NF E0, है कि नहीं। तो हम लोगों के पास डेल्टा G की वैल्यू आ गई है। डेल्टा G की वैल्यू कितनी है -0.521। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -0.521, ठीक है, इक्वस टू E0 और हमें डिवीजन देना होगा -NF से, और ये F में ही था, है ना। ये क्या था, F में था, इस वजह से मैं इसको F के साथ ही रखूंगा। चलिए N की वैल्यू कितनी है भाई थर्ड इक्वेशन के लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का तो अपटेक किया है, तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी सिंपली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -0.521F अपन -1 इंटू एफ। अब कितना सिंपल रहा, ये 1 से कुछ होना है नहीं, ये E0 की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी। यानी कि E0 वैल्यू फॉर क्या था क्वेश्चन में, तो Cu पॉजिटिव ऑब्लिक Cu पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ये हम लोगों के पास आ गया 0.521 और वोल्ट। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।